हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे क्लास 9th का, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जो कि आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उससे संबंधित लेसन है, जिसमें आज हम लोग संसाधन के रूप में लोग से संबंधित जो कि दूसरा चैप्टर है, इसे 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैंने जो है वो पहला लेसन पालमपुर गाँव से संबंधित जो लेसन है इकोनॉमिक्स का, उससे मैं करवाया हूँ 50 क्वेश्चन। आप जो है नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं। वैसे ही अगर साइंस का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, एनसीईआरटी सीरीज के नाम से बना हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला भाग में हम लोग मूलभूत अवधारणाएं और मानव पूंजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, संसाधन के रूप में लोग से क्या तात्पर्य है, यानी कि क्या मतलब है। तो किसी देश के कार्यशील लोगों का उनके वर्तमान उत्पादक कौशल और योग्यताओं के संदर्भ में वर्णन करना ही जो है वो संसाधन के रूप में लोगों का मतलब होता है। यानी कि कोई देश है, उसमें जो कार्यशील लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, और उनके जो वर्तमान में जो उत्पादक कौशल है, यानी कि उसके पास जो स्किल है और जो उनका योग्यता है, उन्हीं का जो वर्णन करता है, उसी को संसाधन के रूप में लोग कहा जाता है। मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं। कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान के स्टॉक को मानव पूंजी कहा जाता है। यानी कि किसी के पास स्किल है, उनमें जो स्किल से जो भी वर्क करने की क्षमता है, ज्ञान है, उसका जो स्टॉक कह सकते हैं कि जैसे गोदाम होता है, तो लोगों के पास जो स्किल का कह सकते हैं एक प्रकार का जो स्टॉक है, उसी को क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो जब विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाए तो इसे मानव पूंजी निर्माण जो है वो कहा जाता है। यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा, जब कोई जो है वो व्यक्ति स्किल है, यानी कि स्किल उसमें आपका डेवलप है, उसको और जो है वो उसमें और स्किल जो है वो दिया जाए, शिक्षा और दिया जाए, और स्वास्थ्य की सुविधा विकसित किया जाए, उसी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। मानव पूंजी अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ क्यों है। क्योंकि मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी का स्वयं उपयोग कर सकता है, ये संसाधन स्वयं उपयोग नहीं हो सकते हैं, इसीलिए यह जो है मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है। जनसंख्या को परिसंपत्ति परिसंपत्ति यानी कि एसेट्स के में कैसे बदला जा सकता है। तो शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करके जो है वो जनसंख्या को एसेट्स के रूप में बदला जा सकता है। जनसंख्या कब एक दायित्व यानी कि लेबलिटी बन जाती है, जब वह निरक्षर, अस्वस्थकर और कौशलहीन होती है, तब वह जो है लाइबिलिटी बन जाती है जनसंख्या। जापान जैसे देश के पास प्राकृतिक संसाधन न होने के बावजूद वह विकसित देश क्यों है। क्योंकि जापान ने अपने लोगों को मानव संसाधन की शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी जो है वो निवेश किया है। यानी कि लोगों को पढ़ाने में, शिक्षित करने में, स्वास्थ्य में जो है वो बहुत सारा पैसा खर्च किया है। अलग अलग जो है वो आपका कह सकते हैं कि आयोग बना करके उस पर जो है वो निरीक्षण किया गया है, तब जा करके आज जापान में प्राकृतिक संसाधन नहीं होने के बावजूद भी वह बहुत बड़ा अच्छा जो है वो विकसित राष्ट्र है। मानव पूंजी में निवेश का प्रतिफल यानी कि रिटर्न किस रूप में मिलता है। तो उच्च आय और उच्च उत्पादकता के रूप में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी के निर्माण में मानव संसाधन का क्या योगदान है। यह देश की उत्पादन क्षमता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। सकारात्मक चक्र यानी कि वर्टिसियस साइकिल से क्या तात्पर्य है। शिक्षित और स्वस्थ माता पिता द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश करना, जिससे एक बेहतर जो है वो पीढ़ी तैयार होती है, उसी को जो है वो सकारात्मक चक्र कहा जाता है। दूसरे भाग में हम लोग आर्थिक क्रियाएं और उनके क्षेत्रक जो है वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया करें। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को
कितने प्रमुख क्षेत्र यानी कि सेक्टर में जो है वो बांटा गया है, तो इसको जो है वो 3 सेक्टर में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, उसके उदाहरण हो जाएगा कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन। ये सारा का सारा जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण है। अगला है कि सेकेंडरी सेक्टर की गतिविधियां में जो है कौन कौन सा शामिल होता है, तो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग, जितने भी मैन्युफैक्चर, जैसे मोटरसाइकिल बन रहा है, पेन किसी फैक्ट्री में बन रहा है, कार बन रहा है, सीमेंट बन रहा है, ये सारा का सारा जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। यानी कि प्राइमरी सेक्टर के वस्तुओं को एक तरह से मैन्युफैक्चर करना जो है सेकेंडरी सेक्टर का काम है। तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है, तो सेवा क्षेत्र जो है वो इसको कहते हैं। और इसके उदाहरण हो जाएगा व्यापार यानी कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं, परिवहन जैसे गाड़ी बस चलता है, संचार हुआ जैसे हम लोग इंटरनेट वगैरह चल रहा है, मोबाइल, ये सब, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारा का सारा तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। बाजार गतिविधियाँ यानी कि मार्केट एक्टिविटीज किसे कहते हैं, वे गतिविधियाँ जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है उसको मार्केट एक्टिविटी कहते हैं, जैसे दुकानदारी या फिर नौकरी। गैर बाजार गतिविधियाँ, नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है, तो स्व उपभोग के लिए किए गए उत्पादन की गतिविधियाँ, जैसे खुद के खाने के लिए खेती करना, यह जो है आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के उदाहरण हो जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए किसी के घर गाय भैंस रहता है, तो कोई कोई जो है वो बेचता है, तो वो मार्केट वाला में आ जाएगा। और जो सिर्फ एक गाय भैंस रखा हुआ है और अपने घर के परिवार के लिए दिया जाता है, यूज करते हैं, उसको नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी कहेंगे। महिलाओं द्वारा घर के लिए किया गया कार्यों को राष्ट्रीय आय में क्यों नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इन सेवाओं के लिए कोई भुगतान यानी कि वेतन नहीं किया जाता है और इनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता। इसीलिए श्रम बाजार में महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम वेतन क्यों मिलता है, शिक्षा, कौशल विकास और अनुभव की कमी के कारण। आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, वे गतिविधियाँ जो राष्ट्रीय आय में मूल्य यानी कि वैल्यू जोड़ती है, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कहते हैं। तीसरा भाग में हम लोग जो है वो शिक्षा और जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या की गुणवत्ता किन दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है, तो साक्षरता दर और स्वास्थ्य। यानी कि जनसंख्या का जो क्वालिटी है वह जो है कैसा रहेगा, वह जो है दो कारकों पर डिपेंड करेगा, कितने लोग पढ़े हुए हैं और कितने मतलब कि स्वास्थ्य में जो है वो कितना सुधार है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि लगभग 6 से 14 वर्ष यानी कि लगभग 10th तक का कह सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 2001 में शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार उसमें था। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया था, तो दोपहर के भोजन की योजना, जिसको मिड डे मील स्कीम कहते हैं। भारत में कौन सा राज्य साक्षरता दर में सबसे आगे है, तो केरल। साक्षरता दर का क्या अर्थ होता है, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत जो है वो साक्षरता दर कहलाता है। अगर वो आप किसी भाषा में अपना नाम लिख ले रहे हैं तब पर भी वो साक्षर कहला जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में किस बात पर बल दिया गया है, तो कौशल आधारित शिक्षा हो, सार्वभौमिक पहुंच और व्यावसायिक जो है वो प्रशिक्षण पर। सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज्ड कोर्स का क्या उद्देश्य है, स्कूल छोड़ चुके बच्चे को फिर से मुख्य धारा की शिक्षा में जोड़ना जो है वो ब्रिज्ड कोर्स का उद्देश्य है। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम क्यों है, तो सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की शिक्षा को कम प्राथमिकता दिए जाने के कारण, इसीलिए महिला कम साक्षर है और पुरुष ज़्यादा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का शिक्षा पर मुख्य ध्यान किस पर था, तो उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने पर। चौथा भाग में हम लोग जो है वो स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ेंगे। 31 क्वेश्चन है 31 कि स्वस्थ या फिर स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, तो स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता और संस्था के लिए दायित्व बन जाता है। शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR किसे कहते हैं, यानी कि एक वर्ष से
कम आयु के 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या जो है वो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। जन्म दर बर्थ रेट से क्या मतलब है, यानी कि एक विशेष अवधि में यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट किसे कहते हैं, मृत्यु दर। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को डेथ रेट कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति के औसतन जीवित रहने की संभावित आयु जो है वो क्या है। जैसे लगभग कह सकते हैं कि ऐसा स्टडी में माना जाता है कि जो जापान के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनका जो है एवरेज लाइफ है, लोग जो है वो ज़्यादा जीते हैं। इंडिया का जो है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंडिया का प्रेजेंट में जो एवरेज लाइफ है जीवित होने का वो कितना है, कितना साल। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा किस प्रकार का है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है सीएचसी है, और जिला अस्पताल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पोषण सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना। अस्वस्थ कार्यबल का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्पादकता घटती है और देश की आर्थिक वृद्धि धीमी हो जाती है। अस्वस्थ कार्यबल, अगर मान लीजिए कोई जो है वो 100 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर 90 लोग अगर बीमार पड़ जाएंगे तो 10 लोग जो है वो कितना काम कर पाएंगे, तो आर्थिक वृद्धि दर जो है वो रुक जाएगा, उत्पादकता घट जाएगी। भारत के किन राज्यों में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। आयुष का पूर्ण रूप क्या है, तो आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी। इनसे आपका न्यूट्रोपैथी हो गया, यूनानी, सिद्धा एंड हेम्योपैथिक जो है वो आयुष का अर्थ होता है। पांचवा भाग में हम लोग बेरोजगारी और उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, तो जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसी को अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी कहा जाता है। प्रछंद और अदृश्य बेरोजगारी यानी कि डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जहां किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं और कुछ लोगों को हटा देने पर भी उत्पादन पर असर नहीं पड़ता है, उसी को प्रछंद या फिर अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। प्रछंद बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि के क्षेत्र में, खेती। मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का, जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में यानी कि फसल की बुआई कटाई के बाद काम नहीं मिलता है, उसी को सीजनल बेरोजगारी कहते हैं। एजुकेटेड बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब मैट्रिक, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर डिग्री या युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, उसी को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जो कि फिलहाल भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं। देखिए ग्रामीण में क्या होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए हैं, 10-12 कर लिए हैं, तो कुछ नहीं हुआ तो आप खेती में चलेंगे जाएंगे, तो वहीं जो है वो प्रछंद बेरोजगारी या फिर सीजनल बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है। और शहर में लोग जो है वो खेती वगैरह तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलता है। बेरोजगारी का देश के मानव संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जनशक्ति संसाधन की बर्बादी करती है और आर्थिक परिसंपत्ति को दायित्व में बदल देती है। आत्म रोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या है, स्वयं का कोई व्यवसाय या कार्य शुरू करके आजीविका जो है वो कमाना जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है। एनसीईआरटी में दी गई शकल और विलास की कहानी क्या संदेश देती है, यह कि शिक्षा और स्वास्थ्य में अंतर के कारण दो व्यक्तियों के जीवन स्तर में भारी अंतर आ जाता है। बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार का मुख्य प्रयास क्या होना चाहिए, तो कौशल विकास जो है वो लाए, यानी कि स्किल वाला कोई कोर्स वगैरह चला दे। रोजगार के लिए ऋण और गैर कृषि गतिविधियां यानी कि द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र को बढ़ावा मिलनी चाहिए, तब जा कर के बेरोजगारी धीरे धीरे कम होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर आज कंप्लीट कर दिया।
अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।